आज हम लोग बात करेंगे जो रिफ्रैक्टिव एनीमिया है, यानी जिस एनीमिया को आप डाइटरी सप्लीमेंट, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन देने के बाद भी ठीक नहीं कर पाते हैं। उस एनीमिया का इवैल्यूएशन कैसे किया जाए। और उसी ग्रुप में एक एनीमिया है जिसको ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। तो इस तरह की एनीमिया पेशेंट को जो फिजिशियन के द्वारा देखा जाता है, तो उसमें देखा जाता है कि वे हर तरह की दवा का यूज प्राय कर चुके होते हैं और इंक्लूडिंग आयरन इंजेक्शन भी दिया रहता है। तो उस प्रिस्क्रिप्शन का सुपरविज़न करने से, ऑडिट करने से पता लगता है कि पेशेंट एक फिजिशियन से दूसरे फिजिशियन की तरफ भटकते रहते हैं। अल्टीमेटली इसका इलाज हेमेटोलॉजिस्ट के थ्रू ही संभव हो पाता है। और मैं हेमेटोलॉजिस्ट होने के नाते इस तरह के रोगियों का इलाज करता हूं और मेरे पास एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस को आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। तो ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया जो हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन रहता है, उस पर एंटीबॉडी चिपकने के कारण होता है। ये एंटीबॉडी जो ऑटोइम्यून एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में ही सर्कुलेट करते हैं, वो एंटीबॉडी हमारे आरबीसी के ऊपर चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद वह स्प्लीन में जाके जो हमारा स्प्लीन प्लीहा होता है उसमें जाकर उसका डिस्ट्रक्शन नाश हो जाता है। इससे आरबीसी की संख्या कम होने के कारण हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है और इसको हीमोलाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं। और इस तरह के हीमोलाइटिक एनीमिया का जो डायग्नोसिस जो है डायरेक्ट खून टेस्ट डैट के थ्रू होता है और डैट का डायग्नोसिस थ्रू डायग्नोसिस करना चैलेंजिंग होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, टेक्निकल प्रोसेस है और सही अच्छे लेबोरेटरी में ही संभव हो सकता है हेमेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में। तो इस तरह से ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया वार्म टाइप हो सकता है, कोल्ड टाइप हो सकता है। वार्म टाइप में IgG एंटीबॉडी और कंप्लीमेंट 3D एक्टिवेशन के कारण होता है और जो ये दोनों आरबीसी पर चिपक जाता है। और दूसरा कोल्ड ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया होता है जिसमें IgM ऑटो एंटीबॉडी आरबीसी पर चिपक जाता है। तो ये दोनों ही टाइप के एनीमिया बहुत ही चैलेंजिंग और डिवास्टेटिंग समटाइम्स हो सकता है और डिवास्टेटिंग में मोर्टिलिटी भी होता है, क्योंकि आप इस तरह के एनीमिया में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं देखा जाता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं बढ़ती है, क्योंकि जो एनीमिया होता है हमारे जो डोनर रेड ब्लड सेल है उसका भी डिस्ट्रक्शन करने लगता है। तो इस तरह के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजिंग प्रक्रिया में पेशेंट फंसा रहता है और डॉक्टर के लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग होता है। इवन लेबोरेटरी के लिए ब्लड ग्रुपिंग करना, क्रॉस मैचिंग करना, कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज जो कोल्ड ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है वो भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो इस तरह की एनीमिया में हम लोग जब पेशेंट आता है तो CBC जांच करवाते हैं, प्रेफर स्मीयर एग्जामिनेशन करवाते हैं। उसके बाद अगर पहले से विटामिन B12, फॉलिक आयरन का जांच हुआ रहता है तो हम लोग आगे बढ़ के डायरेक्ट खून टेस्ट करवाते हैं और बायोकेमिकल टेस्ट है इसमें LDH करवाते हैं, हेप्टोग्लोबिन का टेस्ट कराते हैं, बिलिरुबिन का टेस्ट कराते हैं। इस तरह की हेमोटोलिक एनीमिया में जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ा रहा, टोटल और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ा रहता है। और इस तरह से सभी रिपोर्टों का मेटिकुलस अध्ययन करने के बाद हम लोग इस पर आते हैं कि हेमोलिटिक एनीमिया। अगर खून टेस्ट पॉजिटिव है तो खून पॉजिटिव ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हो गया। लेकिन 10% पेशेंट में देखा जाता है कि खून पॉजिटिव नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि खून निगेटिव ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। और दोनों एनीमिया हम लोग स्टेरॉइड देते हैं और स्टेरॉइड देने के बाद 10 से
20 दिन और समटाइम्स 1 महीना के बाद उसका रिस्पॉन्स आता है। प्रायर रिस्पॉन्स 10 दिन में मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है सो आ जाता है, जो प्रॉपर डोज में दिया जाता है। स्टेरॉइड हम ओरल भी दे सकते हैं, IV भी दे सकते हैं। तो स्पेशली जो कुंभ निगेटिव ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है, जो अदर रिपोर्ट्स जो वेरी सजेस्टिव ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया होता है, समटाइम्स अगर उसमें हमको स्प्लीन बढ़ा हुआ मिल जाए तो हम लोग ट्रायल ऑफ स्टेरॉइड देते हैं। अगर हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव कुंभ निगेटिव ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। तो इस तरह के जो केसेज आते हैं उसका हेमेटोलॉजिस्ट के थ्रू ही इलाज संभव हो पाता है। इसीलिए इस तरह के केसों का अवेयरनेस आम पब्लिक के लिए नहीं, जो फिजिशियन, जो फर्स्ट कंटेक्ट जो डॉक्टर हैं उनके लिए ही अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और ताकि वो भी शायद इसका डायग्नोसिस करके और छोटे जगह पर भी इलाज कर पाए। लेकिन अगर चूँकि इस तरह की बीमारियों में क्योर होने की पोटेंशियल बहुत कम होता है, तो दे कांट टॉलरेट द प्रेशर ऑफ द पेशेंट और क्वेश्चंस ऑफ द पेशेंट्स, सो यूजुअली दे आर रेफर टू द हायर सेंटर। तो हायर सेंटर में रखा जाता है, उसको क्लोज फ्लो किया जाता है। स्टेरॉइड का जो प्रॉपर रिस्पॉन्स आ जाता है, जब हीमोग्लोबिन 12 ग्राम के आसपास आ जाए तो बहुत स्लो टेपरिंग किया जाता है। और उसमें बहुत ही पैसेंस की ज़रूरत है, अटेंडेंट, पेशेंट और डॉक्टर तीनों के लिए। और लेकिन प्रायः देखा गया कि स्टेरॉइड की डोज घटाने के बाद हीमोग्लोबिन का लेवल पुनः घटने लगता है। तो जब हीमोग्लोबिन का लेवल पुनः घटने लगता है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई आपको लाइफ लॉन्ग थोड़ा स्टेरॉइड खाना पड़ेगा। तो हम लोग 10 मिलीग्राम के आसपास पर डे ओरल स्टेरॉइड को उसको मेंटेनेंस डोज पर रखते हैं, ताकि उसका हीमोग्लोबिन का लेवल कम से कम 10 ग्राम के आसपास रहे, जो उसका ज़िंदगी सुचारू रूप से चल पाए। देखिए, अगर दवा से काम नहीं होता है स्टेरॉइड से, तो हम लोग सेकेंड लाइन ड्रग की तरफ जाते हैं। उसमें स्प्लीनेक्टोमी भी है, रिटुक्सिमैब जो CD20 एंटीबॉडी CD20 जो मॉलिक्यूल है रिटुक्सिमैब, उसका यूज़ करते हैं। और लेकिन इस सब करने के बाद भी बीमारी रिलैप्स होने का काफ़ी चांस बना रहता है और बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन बना रहता है। इस तरह के जो कोल्ड एग्लूटिन डिजीज है उसका डायग्नोसिस ही बहुत चैलेंजिंग है, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही बहुत चैलेंजिंग है। जैसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, उसमें ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग, ब्लड बैंक या लेबोरेटरी के थ्रू करने में बहुत कठिनाई होती है। तो वही कोऑर्डिनेटेड जो हेमेटोलॉजिस्ट, ब्लड बैंक और लेबोरेटरी वाले आपस में मिलकर जब करते हैं तब ये उसका प्रॉपर ब्लड ग्रुपिंग हो पाता है, क्रॉस मैचिंग हो पाता है। उसको हम लोग को इंक्यूबेटर में वाटर बाथ पे 37 डिग्री सी पर सो ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग करना पड़ता है। और इसके बाद भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद अगर हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है तो डेथ होने की काफ़ी संभावना बना रहता है। इस तरह के केसों में फर्स्ट लाइन ड्रग तो इंजेक्शन रिटुक्सिमैब आया है, लेकिन उसकी उपलब्धता नहीं रहने के कारण और कॉस्टली रहने के कारण हायर डोज में हम स्टेरॉइड देते हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत जब रिटुक्सिमैब की उपलब्धता हो जाती है तो उसको हम लोग रिपीट चलाते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सपोर्ट प्रायः देना पड़ता है जब हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम हो। इस तरह की जो रेयर और चैलेंजिंग केसेज है उसके लिए समाज में फिजिशियनों के बीच अवेयरनेस हो, यही मेरा उद्देश्य है। और उद्देश्य में कितना मैं सफल होऊंगा वो आप लोगों के कमेंट के थ्रू मुझे जानकारी प्राप्त होगी, और मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ को और बेहतर ढंग से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।